Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी बीए सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है सेक्सुअल हैरेसमेंट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की क्या कारण होते हैं और वहाँ पर हम उनको किस तरीके से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो व्यक्तिगत संस्थाएं होती हैं उसमें यौन उत्पीड़न या इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके क्या कारण होते हैं। देखिए, जो वर्ड हमने हैरेसमेंट यूज़ किया है या उत्पीड़न यूज़ किया है वो जरूरी नहीं है कि शारीरिक ही हो, मानसिक भी उत्पीड़न हो सकता है। तो चाहे आप किसी स्त्री का शारीरिक कर रहे हो या मानसिक उत्पीड़न कर रहे हो, दोनों ही जो है आपके हैरेसमेंट या उत्पीड़न में आते हैं। जैसे हम देखते हैं कभी कभी बॉयज़ क्या करती हैं, किसी लड़कियों के फ़ोन नंबर ले लेते हैं और उन पे जो है गलत गलत मैसेज भेजते हैं, जिससे क्या है लड़कियों को काफ़ी जो है प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है कि ये हमें मैसेज क्यों भेज रहा है और मैसेज भेज भेज के तंग कर रहा है। तो यहाँ पे उनको जो है काफ़ी मेंटल हैरेसमेंट होता है। या कभी कभी कोई लड़का किसी लड़की का पीछा करता है तो वो उसे फिजिकली कोई तंग नहीं कर रहा है लेकिन उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है उसकी स्टॉकिंग करके। तो ये सभी जो हैं उत्पीड़न के जो हैं रीज़न होते हैं। तो उत्पीड़न या हैरेसमेंट सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। तो ये जो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये कहीं भी हो सकता है, आपकी जो है सोसाइटी में भी हो सकता है, आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पर भी हो सकता है, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं वहाँ पर भी हो सकता है। हर एक जगह के अलग अलग रीज़न है। तो अब गवर्नमेंट भी बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, अगर कोई भी फीमेल कंप्लेन कर देती है तो जो है उस पर तुरंत एक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हो, किसी भी प्राइवेट ऑफिस में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे ये रीज़न क्या है, वहाँ पे क्यों सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला तो है संस्था के कर्मचारियों के साथ भेदभाव। जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयर होता है उसके पास पूरी पावर होती है, तो उसे कोई एम्प्लॉय अच्छा लगता है, कोई एम्प्लॉय अच्छा नहीं लगता है। तो जो अच्छा नहीं लगता है उसके साथ वो भेदभाव करते हैं और उनकी बार बार जो है क्रिटिसाइज करते हैं। तो बार बार क्रिटिसाइज करके, जबकि उस क्रिटिसाइज का कोई मीनिंग नहीं होता, उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट करते हैं, सबके सामने जो है उनको डांटते हैं, जिससे कि उनका मेंटली काफ़ी हैरेसमेंट होता है। तो वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं जो एम्प्लॉयर होते हैं। तो इस वजह से भी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की कभी कभी स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है, इन संस्थाओं में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। देखिए, जो प्राइवेट ऑफिस होते हैं वो जो है अपने हिसाब से जो है अपना ऑफिस चलाते हैं, अपने हिसाब से भर्ती करते हैं, अपने हिसाब से स्टाफ को रखते हैं, अपने हिसाब से ही जाने और आने का टाइम होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो जब गवर्नमेंट एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं है तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। तो ऐसी जगह पे इसलिए जो प्राइवेट एम्प्लॉयर होते हैं वो कभी कभी जो है निरंकुश हो सकते हैं, डिक्टेटर हो सकते हैं, और वो सोचते हैं कि वो राजा हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये भी एक रीज़न हो जाता है हैरेसमेंट का। नेक्स्ट है अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव। देखिए, जो भी गर्ल्स या लेडीज कहीं भी प्राइवेट ऑफिस में वर्क करती हैं तो उनको अपने अधिकार ही पता नहीं होते हैं कि अगर कोई हमें हैरेसमेंट कर रहा है तो हम पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस उस पर एक्शन लेके उनको पनिशमेंट भी दे सकती है। वो सोचते हैं कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें अपने बॉस की सारी बातें सुननी पड़ेंगी। तो उनमें जागरूकता का अभाव होता है और इस वजह से भी वो हैरेसमेंट की जो है शिकार बन जाते हैं।
नेक्स्ट है इन संस्थाओं का राजनीतिक प्रभाव। देखिए, जो भी प्राइवेट संस्थाएं चलाते हैं, प्राइवेट ऑफिस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, काफी बिग शॉट्स होते हैं, काफी रिच पर्सन होते हैं। इसीलिए इन लोगों का जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी होता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर्स को जानते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे अगेंस्ट कंप्लेन करेगा तो हम पॉलिटिकल प्रेशर डलवा के जो है अपनी कंप्लेन को रद्द करवा देंगे। तो ये जो फीलिंग होती है, ये उनसे उचित और अनुचित सब तरह के काम करवाने के लिए उनको प्रोवोक करती है। तो इस तरीके के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जिन लोगों के होते हैं, वो लोग ज़्यादातर अपने एम्प्लॉययों को जो है हैरेसमेंट का शिकार बनाते हैं। नेक्स्ट है शक्ति का केंद्रीयकरण। देखिए, जो प्राइवेट संस्था चलाते हैं वही उसके मालिक होते हैं, वही संस्था के स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, वही उनको निकाल सकते हैं, वही टाइमिंग फिक्स करते हैं। तो जितनी भी पावर होती है, सबका केंद्रीयकरण या सेंट्रलाइजेशन जो है एक ही व्यक्ति के पास हो जाता है। तो जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं। तो खुश करने में कभी कभी अगर वो जो है कोई फिजिकल एडवांसमेंट भी करते हैं तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो जो है हैरेसमेंट के शिकार बनते चले जाते हैं। अगर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा कि जो मेन आपका डायरेक्टर है उनको निकालने की पावर नहीं है, या आप उसके ऊपर भी किसी और से उनकी शिकायत कर सकते हो, तो इस तरह से जब हायरार्की होती है तो वहाँ पे जो है हैरेसमेंट के कम केसेस होते हैं। लेकिन जब सेंट्रलाइजेशन होती है, एक ही आदमी के पास सारी पावर होती है, तो लोग उसके जो है अंडर रहते हैं और उसकी सारी उचित और अनुचित बातों को मानते हैं। तो ये रीजन थे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट क्यों होता है। तो अब गवर्नमेंट ने भी इसके लिए एक सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट बनाया है। उसके अंदर जो है फीमेल एम्प्लॉययों को अधिकार दिया गया है कि वो उनकी शिकायत भी कर सकते हैं, और जो उनको विक्टिमाइज कर रहा है, जो उनको हैरेस कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकते हैं। तो मैं एक चार्ट के द्वारा आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है होता है। देखिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्या प्रोसीजर आप अडॉप्ट करोगे। प्रोसीजर कब अडॉप्ट करोगे? अगर कोई आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट प्राइवेट संस्थाओं में करता है तो उसको रोकने के लिए क्या प्रोसीजर जो है वहाँ एम्प्लॉयर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है और एम्प्लॉयर को ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है। इसे मैं पूरे चार्ट के थ्रू बता रही हूँ। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये चार्ट भी बनाइएगा, फिर अलग अलग ये जो पॉइंट है इन्हें आप एक्सप्लेन भी करिएगा। तो सबसे पहले यौन उत्पीड़न की घटना होने पर देखिए, अगर संस्था में कोई जो है फीमेल जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार बनती है, या उसको कोई अब्यूजिंग करता है, या गलत मैसेज भेजता है, या कोई एडवांसमेंट उसकी तरफ करता है, तो अगर उसको जरा भी कोई हैरेसमेंट का फील होता है तो वो उसकी शिकायत एक कमेटी को कर सकती है। तो इस कमेटी क्या है? ये आंतरिक शिकायत समिति होती है। ये इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है जो हर एम्प्लॉयर को अब एक बनानी पड़ती है। तो किसी भी फीमेल को अगर कोई हैरेसमेंट लगता है तो वो इस आंतरिक शिकायत समिति को अपनी शिकायत कर सकती है। जब शिकायत हो जाएगी तो फिर ये जो समिति है, जो कंप्लेन कमेटी है, वो इसकी पूरी जांच करती है, और वो जांच बिल्कुल अनबायस तरीके से करती है। वो उस फीमेल से भी पूछती है और आसपास के उसके कोलीग से भी बात करती है। वो पूरी थॉरो उसकी चेक करते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जांच के बाद फिर जो है वो रिपोर्ट देते हैं। वो ये रिपोर्ट देते हैं क्या फीमेल ने इल्ज़ाम ठीक लगाया है या गलत लगाया है। ठीक है, तो अगर उसमें जो है वो कहते हैं कि हाँ, इस लेडी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है या हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो उसके लिए फिर कार्रवाई करते हैं। तो फीमेल के लिए जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई भी मिसकंडक्ट हो रहा है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर को एक्शन लेना पड़ेगा।
जो उन्हें विक्टिमाइज कर रहा है, या तो आप उन्हें पनिशमेंट दोगे, पुलिस के हवाले करोगे, या सर्विस से आप उन्हें निकाल दोगे, तो उनके लिए जो है कार्यवाही की जाती है। अगर दुष्व्यवहार जो है सिद्ध नहीं होता है तो फिर नियोक्ता उसके लिए कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा। और अगर फीमेल ने, कभी कभी क्या होती है, फीमेल भी गलत शिकायत कर देती है, दूसरे को वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जबकि फीमेल गलत एलिगेशन लगाती है। तो अगर ये जो कंप्लेन कमेटी है ये अपनी जांच करती है और उस जांच में ये पता चलता है कि गलत शिकायत की गई थी या फॉल्स शिकायत की गई थी, तो उसकी भी सजा की प्रोविजन है। ये इसलिए किया गया है कि ताकि कंप्लेन कमेटी को जो असली केस है, जहाँ पे वास्तव में हैरेसमेंट किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, उन्हीं केस की रिपोर्टिंग हो, कोई भी किसी को गलत तरीके से फंसाने के लिए किसी पर भी गलत इल्जाम नहीं लगाए। तो अब ये दोनों के ही केस में फेवर में हो सकता है डिसीजन। जिसने एलिगेशन लगाया है उसके फेवर में भी जा सकता है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए उसके भी फेवर में जा सकता है। तो हो सकता है कि वो जो है कंप्लेन कमेटी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, उन्हें लगे कि जो कमेटी ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। तो अगर उनको ऐसी फीलिंग आती है तो फिर वो जो है अदालत में इसकी अपील भी कर सकते हैं। तो जो आपकी कंप्लेन कमेटी है, जो शिकायत कमेटी है, उसकी रिपोर्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपको एक मौका और मिलता है, फिर आप कोर्ट में जाके जो है इसकी अपील कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है कि अगर वर्क प्लेस पे आपके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि एम्प्लॉयर को एक कमेटी जरूर बनानी पड़ेगी, जहाँ पे कोई भी फीमेल अगर उसे हैरेसमेंट फील होता है तो वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकती है। अगर उसके डिसीजन से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस किस रीजन से वर्क प्लेस में आपके साथ हैरेसमेंट हो सकता है, और फिर एम्प्लॉयर अगर फीमेल एम्प्लॉय की उसको कोई शिकायत मिलती है तो ये प्रोसीजर जो है उनको अडॉप्ट करने पड़ते हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से अधिनियम बनाए हैं, लॉ में एक्ट बनाए हैं जिसके द्वारा हम फीमेल का हैरेसमेंट रोक सकते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड से हमें पता चलेगा सरकारी अधिनियम, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कौन कौन से कानून बनाए हैं जिसके द्वारा हम यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देना। देखिए आप मोमडन लॉ में देखते हैं, वहाँ पे जो मेल लोग होते हैं वो 3 बार तलाक के ही जो है तलाक ले लेते हैं। तो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिला है। अब तो ट्रिपल तलाक का भी जो है कानून पास हो चुका है, जिससे अब कोई भी बिना किसी रीजन के एकदम से 3 बार तलाक कह के जो है डाइवोर्स नहीं लेता है। तो अब वुमेन को, मुस्लिम वुमेन को भी एम्पावरमेंट दी गई है। उसी तरीके से हिंदू विवाह अधिनियम में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए थे। अगर डाइवोर्स मेल मांग सकता है तो डाइवोर्स जो है वुमेन भी मांग सकती है, और डाइवोर्स के बाद वुमेन को मेंटेनेंस का भी अधिकार होता है। तो इस तरीके से वुमेन का हैरेसमेंट रोकने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नेक्स्ट है कमेटी ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन। ठीक है, कौन सी कमेटी है? स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब गवर्नमेंट ने एक कमेटी ऑफ स्टेट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया की स्थापना की है। ये कमेटी जो वर्किंग वुमेन होती है उनके राइट्स को प्रिजर्व करती है, उनको उनके अधिकारों से जागरूक कराती है, और वुमेन को वर्किंग प्लेस पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है उनके लिए आवाज़ उठाती है और उसको रोकने के पूरे कोशिश करती है। तो इस कमेटी से भी वर्किंग वुमेन को काफ़ी फायदा हुआ है। नेक्स्ट है कार्यकारी शिशुओं के, जो कार्यकारी स्त्रियां होती हैं उनके शिशुओं के देखभाल की व्यवस्था।
देखिए, हर वुमेन की अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वर्किंग प्लेस पे अगर वहाँ पे क्रैच की सुविधा हो, जहाँ पे उनके बच्चों की देखभाल हो सके और वो भी टाइम मिलने पे 5 मिनट या 10 मिनट अपने बच्चों के साथ व्यतीत कर सके, तो फिर वो काफ़ी खुशमिजाज रह सकती हैं और उनकी आधी टेंशन जो है ख़त्म हो सकती है। तो अगर उनको कभी कभी वर्क प्लेस पे देर तक भी रुकना पड़े तो उनको पता है कि उनका बच्चे की देखभाल आराम से हो रही है, तो उनको कोई भी मेंटल हैरेसमेंट फील नहीं होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सुविधा करी है कि वर्किंग प्लेस पे जो है, जो वुमेन के छोटे बच्चे हैं वहाँ पे क्रैच की सुविधा की जाए, ताकि वहाँ पे वुमेन अपने बच्चों को छोड़ सकें और काम के बीच में आके जो है वो देख सकें कि उनके शिशु क्या कर रहे हैं। तो इससे उनका मेंटल हैरेसमेंट काफ़ी हद तक जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है दहेज विरोधी अधिनियम। अब ये डॉरी के अगेंस्ट एक कानून बनाया है। आपको पता है पहले दहेज के लिए स्त्रियों को जला के मार दिया जाता था। आजकल तो ऐसे केस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ डॉरी के केस सुनाई दे जाते हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी स्त्रियों के लिए त्रासदी थी कि दहेज ना मिलने पे स्त्रियों को जला दिया जाता था या उनके साथ काफ़ी अमानवीय व्यवहार किया जाता था। दहेज का मतलब तो ये हो जाता है सीधे सीधे कि आप लड़कियों को शादी करके नहीं लेके आ रहे हैं, बल्कि लड़कियों को खरीद के जो है लेकर आते हैं, दहेज भी लेते हैं और आप उन्हें अपना बंधुआ मजदूर की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो इससे फीमेल और फीमेल के परिवार वालों दोनों को ही बहुत ज़्यादा जो है हैरेसमेंट होता था। इसके बहुत बैड इफेक्ट थे और इसी के लिए जो है लोग बाहर लड़कियों के सुनने पे उनके गर्भ में ही हत्या करवा देते थे, जिसे हम फीमेल फोर्टिसाइड बोलते थे। तो अब ये दहेज के अगेंस्ट एक कानून बना जिससे कि स्त्रियों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट है दंडात्मक कार्यवाही। अब अगर कोई भी वीमेन किसी भी पुलिस में जाके, थाने में जाके शिकायत कर देती है कि मेरे अगेंस्ट ये हैरेसमेंट किया जाता है, या मुझे कोई छेड़ रहा है, या मुझे कोई स्टॉकिंग कर रहा है, या मेरे को कोई मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस उसके अगेंस्ट फौरन एक्शन लेती है और अपराधी को पूरी जो है दंडात्मक कार्रवाई उसके अगेंस्ट करती है। लास्ट है आपका महिला मानव अधिकार। अब महिला को बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मानव अधिकार दिए गए हैं। उनको राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हैं, उनको सामाजिक अधिकार भी प्राप्त हैं और उनको जो है आर्थिक अधिकार भी प्राप्त है। राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने की वजह से अब उनका जो है वो इलेक्शन लड़ भी सकती है और इलेक्शन में जो कैंडिडेट लड़ते हैं उनके लिए वोट भी दे सकती है। तो जब उनका राजनीति में उनका एक अलग से रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठा सकती है और उनके अधिकारों को ज़्यादा अच्छे से जो है सुना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सरकारी अधिनियम के थ्रू भी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने की काफ़ी कोशिश की गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राइवेट संस्थाओं में आपका यौन उत्पीड़न किन कारणों की वजह से होता है, एम्प्लॉयर को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर कोई फीमेल जो है कंप्लेन करती है, और गवर्नमेंट ने कौन कौन से अधिनियम बनाए हैं जिससे कि हम सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोक सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।